हम लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12वीं की हिंदी पाठ 2 जो है कहानी उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका जयपुर राजस्थान है। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। पिता का नाम पंडित शिवराम था। ये आगे किसी वीडियो में हम पढ़ा देंगे इनके बारे में। आपको हम कहानी आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहानी को हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए, समझाते हुए चलेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े-बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जो बम्बू काट वाले अमृतसर शहर के हैं, वो उनका बोली जो है मीठा बोली बोलते हैं, किसी से प्रेम से बात करते हैं। जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरी को चिंघ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गालिनी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने ना किसी चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग तंग चकरदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमड़ा कर बच्चों खालसाजी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बत्तख को गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब के बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लिक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी बालिए। समष्टि में इनका अर्थ है कि तूने तू जीने योग है, तू भागी वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबा उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ये वही लड़का था जिसका नाम लहना सिंह था। एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया, जो लड़की थी रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था, जो शेर भर गीले कपड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। लड़का बोला, तेरा घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का बोला कि यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में। लड़की बोली, वे मेरे मामा होते हैं। अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। लड़का बोला, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। लड़का पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। दोनों बार बार लड़के ने फिर पूछा, दो तीन नहीं, बार बार नहीं, देखिए, हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा। लड़का जो था 2-3 बार 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 पूछता था उससे, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की जो थी लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़का बोला, कब?
कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी से ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। अब भाग दो जो दृश्य 2 है आप लोगों की कहानी का, वो शुरू होता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। ये जो है, ये फौजी लोग बात कर रहे हैं, सिपाही लोग आपस में। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मयम के बाग में मखमल का सहारा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं। बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने को कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमींदार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर अफसर दूर की सोचते हैं। जो सूबेदार हैं, हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमींदार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है। राणा सिंह बोला, करे करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सुर निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी के कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का था, विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका। सिख तंबाकू नहीं पीते।
वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ। समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। लेकिन जो सिख होते हैं वो सिगरेट नहीं पिया करते हैं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल से उड़ाते हो और आप सीढ़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बोधा सिंह जो था, ये हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। देखिए, मेरा डर मत करो, मैं तो बलियल की खड्डड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ का छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों कैसे हो? हाँ भाइयों कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नु जान दिए कर लेड़ा लौंगा दा व्यापार मंडिए कर लेड़ा नदेड़ा सौदा अड़िए ओए लाड़ा चटाका कदुई नुई क बड़ाया वे मजेदार गोरिये हुड़े लाड़ा चटाका कुदी नुई। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले घर घर बारी सीख ऐसा लुच्चों की गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। जो दृश्य 3 है, देखिए। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्क खाली बिस्कुटों के तीन टीनों पर खाली बिस्कुटों के टीन है, 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा कराहा, क्यों? बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है। मेरे गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हैं और नहीं झूठ, यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसे उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खा आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर अड़ा खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई की मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहाना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। मारते मारते लहाना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब,
हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में सबका मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनका जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार की वे मजे यहाँ कहाँ याद हैं। 5 साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते की एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था। बेशक पाजी, कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लाना? क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। देखिए भाग जो 4 है। दृश्य 4। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? जो लेफ्टिनेंट था ये नकली लेफ्टिनेंट साहब थे। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पता तक ना खड़के देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही हुक्म तो यह है कि यही ऐस, ऐसी तैयारी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों से घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कूंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह के तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपना जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होती है और उनके 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। जो लफ, जो नकली लेफ्टिनेंट साहब थे, इसको
उनको लाना सिंह ने मार गिराया। ठीक, लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझी का लाना इतना बरस लफ्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों के बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़े चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि मैं जर्मनी की जर्मनी वाले बड़ी पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखेगा तो उसे हम कुछ कहे होंगे। ठीक है, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहाना की जांघ में गोली लगी। इधर कहना कि हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहाना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया है, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहाना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पटिया कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पटियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने से 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। राणा सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी की खालस खलासा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐसे मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल अकाल सीखा दी फौज आई। वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी के खलासा, सत श्री सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। राणा सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली मट्टी से पूरा भर लिया। खंदक की गीली मिट्टी से खंदक की जो गीली मिट्टी थी उससे पूरा भर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों की दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी वाणभट्ट की भाषा में दंतवी दंतवीणों पदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा कर सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जबर में
बरा रहा था वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। उन्हें सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने कहा, वह लिख देना और कह देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लाना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं बोध बोध सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला, लाना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों को टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर के खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। सूबेदारनी जो है रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें या जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण प्राण जो है बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पर पसारती हूँ। सूबेदारनी ने कहा। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे
वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस फ्रांस और बेल्जिया 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ठीक है, ये कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कुछ शॉर्टकट में बता देते हैं। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, जो कभी अमृतसर के बाजार में मिलते हैं, और लड़का फिर मिलते हैं और फिर जुदा भी हो जाते हैं। वो कहती है, लड़का कहता है कि तेरी खुरमाई हो गई, और लड़की धत कर भाग जाती है। लड़का उसके बाद फौज में भर्ती हो जाता है, और फौज में जब भर्ती होता है तो सूबेदारनी के घर, एक बार सूबेदार के घर जाता है, तो वो सूबेदारनी जो होती है वह लाना सिंह को पहचान जाती है, और लाना सिंह से कहती है कि तुमने मेरी जान टांगे वाली से बचाई थी, तुम इन दोनों की रक्षा करना। और उसके कहा अनुसार जो उसने कहा था और इसने कर दिखाया, लाना सिंह ने। इसे कहते हैं सच्चा मोहब्बत। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की जो हिंदी के पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ दिया गया है उनको सभी कहानियों को पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।